मेरा नाम अबरार अहमद है और मैं आपको ECMAScript 5 के नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ी देर पहले सर जिया ने भी बोला कि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी आएंगे जिनको पहली मर्तबा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ, तो जरा हल्का रखिएगा मेरे। अच्छा जी, इस प्रेजेंटेशन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हिस्से में बात करेंगे रोबस्ट। ताकि आप लोगों को रिलेट कर सकें लोग। अच्छा, हम कराची यूनिवर्सिटी से अभी 3rd ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा जी, पढ़ाते हैं आप? मतलब कि पता लग जाएगा कि कितना पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स किया हुआ है 201 अभी कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन पार्ट 1 में हम रोबस्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। हेल्थी प्रोग्रामिंग हम ECMAScript 5 में किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ECMAScript 5 में 3 नई चीजें निकाली हैं। एक है टेम्पर प्रूफ, सॉरी 2 नई चीजें। एक है टेम्पर प्रूफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको एक बार इनिशियलाइज हो जाए तो उसके बाद उनका वैल्यूज हिला नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते उनको। और दूसरी चीज है स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड की हम कहानी देखेंगे, स्ट्रिक्ट मोड नॉन स्ट्रिक्ट में क्या फर्क है, और क्या फिर इसमें हमने इंक्लूड किए चंद नए फंक्शंस ऑब्जेक्ट के। सेकंड पार्ट हमारे पास डॉम ऑब्जेक्ट्स आएंगे। डॉम ऑब्जेक्ट ब्राउजर के प्लेटफॉर्म के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर खास प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि वो इन्यूमरेबल नहीं होता। अगर उनके पास फॉर ईच लूप लगाया जाए तो वो उसमें दिखाई नहीं देंगे, क्या कहते हैं, एक्सेस नहीं होंगे। उनको इम्यूलेट करने के लिए अगर ECMAScript 5 में एक्सेस प्रॉपर्टीज दी हैं जिनके अंदर गेटर और सेटर है, और साथ में एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट कंट्रोल दिया है। एट्रीब्यूट्स हैं राइटेबल, इन्यूमरेबल और कॉन्फ़िगरेबल, उनके बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास नए APIs आएंगे जिनके अंदर एरे डॉट फंक्शन है, एरे डॉट मैप, एरे डॉट फिल्टर, एरे डॉट फॉर ईच, इस तरह के नए फंक्शन हैं। और आखिर हम बात करेंगे जेसन लाइब्रेरी की। मैं प्रेजेंटेशन में पार्ट 1 कवर करूंगा, बाकी मेरे कॉलीग पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर करेंगे। अच्छा जी, रोबस्ट प्रोग्रामिंग ECMAScript 3 जब स्टार्ट हुई, जब बनाई गई, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हर चीज दूसरी चीज को साथ छेड़ सकती है। एवरीथिंग कैन मैच विद एनीथिंग, ये कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में। ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में सही है जब आप नॉवेल प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको स्मॉल स्केल प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं तो आपको जरूरी होता है कि हर चीज दूसरी चीज के साथ अलग अलग काम करे, वैल्यू चेंज ना करे। ECMAScript 5 में 3 में एक और 5 में भी प्रॉब्लम है, इसमें एरर्स क्रिएट होते हैं तो आपको पता नहीं लगता, साइलेंट एरर्स होते हैं इसके अंदर। अगर कोई असाइनमेंट हो रहा है और वो असाइनमेंट फेल हो तो एग्जीक्यूशन अपने आप चलता रहता है, एज्यूम कर लेता है कि वो सक्सेसफुल हुआ और उसको कोई थ्रो नहीं करता कोई एरर। तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे कि उसको कैसे टैकल किया जाए। क्लोजर्स होते हैं जो हम क्लोजर फंक्शन द्वारा की बात करते हैं, वो भी एक्चुअली पूरी तरह इनकैप्सुलेटेड नहीं होते हैं, उनको भी रोकने का इसमें भी नए छोटी फायरवॉल तरीके वगैरह डाले हैं उन्होंने। उसके बाद टॉक्सिक लीक्स आते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के। कोई भी वेरिएबल अगर आप सपोज करें, अगर वार नहीं लगाते, कोई दिस न्यू ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, न्यू नहीं लिखते, तो उसको डिफाइन हो जाता है लेकिन वो ग्लोबल स्केल पे हो जाता है। इसको भी रोकने के लिए ECMAScript 5 में जो है नई चीजें निकाली हैं। अब ECMAScript 5 में क्या आया इसके लिए, सबसे पहले आया इसमें टेम्पर प्रूफ ऑब्जेक्ट्स आए। ऑब्जेक्ट अब जो थे अब सील भी कर सकते हैं आप, उनको फ्रीज भी कर सकते हैं आप। इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है कि प्राइमोरियल, वो शेयर्ड ऑब्जेक्ट जो तमाम ऑब्जेक्ट दूसरे डिफरेंट एलिमेंट के साथ शेयर हो रहे हो, उनको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करके फ्रीज कर दिया जाए। फ्रीज करने से ये होगा कि उनकी वैल्यू अब कोई छेड़ नहीं सकता, कोई उनकी वैल्यू हिला नहीं सकता, जो डिफाइन हो गई वही रहेंगी। इनकंसिस्टेंसी रिमूव किया इन्होंने, क्लैरिफिकेशन किए, डिसइंफेक्शन किए, और आखिर में फिर जो अच्छी चीज जो लेकर आएंगे वो स्ट्रिक्ट मोड है, जिसके अंदर एरर्स क्रिएट होंगे तो वो साइलेंट ही रहेंगे, इस बार नॉइज पैदा करेंगे, मतलब कि वो अब एरर थ्रो करेंगे, जिसको आप ट्राई और कैच के क्रॉस में रैप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई ऑटोमेटिक रैपिंग नहीं होती स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, और इसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट लीकेज भी नहीं होती, मतलब अभी तक तो ये कह रहे हैं नहीं होती, निकल ही आएंगे। इस पॉइंट पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि मामला ये है कि जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, ये सिर्फ बाकी सारे ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है। i9 अभी तक जो आया है प्रीव्यू 7, बेटा 1 का प्रीव्यू 7, उसमें स्ट्रिक्ट मोड इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो क्या कहते हैं, आप फिर ये कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट मोड में प्रोग्रामिंग करें, वेबकिट में डिबगिंग कर लें,
और फिर उसके बाद I9 पे वो टेस्ट करके देखते हैं। मगर ये पॉइंट ये मगर ये पॉसिबल नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि 10 फरवरी को RC बन आ रहा है I9 का, तो अगर 10 फरवरी को RC9 आए तो फिर ज्यादा पता लगेगा, मगर अभी तक स्ट्रिक्ट मोड की सपोर्ट नहीं है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर नहीं है तो उसमें ये भी था कि नो ऑफ कर देता उसको, कोई डायरेक्ट से दिखा देता उसको। अच्छा, इसमें एक्मा में डिबगिंग मौजूद है? एक्मा में डिबगिंग नहीं, ये तो IDE का फीचर है। आप तो डिबगिंग हमेशा से IDE का फीचर होता है, किसी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता। अच्छा जी, अब ECMAScript 3 में हम चेंजिंग टेम्परिंग किस तरह से करते थे। सपोज कीजिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया पॉइंट, उसमें वेरिएबल पैरामीटर जा रहे हैं x और y, दो वैल्यूज पास कराई, नया x बनाया गया, उसमें x की वैल्यू प्लस लगाकर नंबर में कन्वर्ट हो रही है, स्ट्रिंग की वैल्यू नंबर में कन्वर्ट की गई, x में सेव कर दिया, y की वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हुई, y में सेव कर दी। आपने क्या किया है, कोड से बाहर पॉइंट का tt का एक न्यू पॉइंट डिक्लेयर किया, 3 और 5 की वैल्यू सेव हो गई जाता है। अब इसके बाद अगर क्लाइंट इंटेंशनली या मैलिशियसली कोई भी काम करता है, सॉरी एक्सीडेंटली या मैलिशियसली कोई काम करता है कि point.x लिख के कोई भी वैल्यू सेव करवा देता है उसमें, तो वो पहले वाली वैल्यू को इमीडिएटली क्रश कर देगी, स्मैश कर देगी और नई वैल्यू सेव हो जाएगी वहां पर। इस चीज को रोकने के लिए ECMAScript 3 में कोई जरिया नहीं था। इसके लिए यहाँ पर object.freeze लेकर आए, ये लिस्ट छोड़ी सी, इसमें अभी हमसे object.freeze की बात करेंगे। वो करता ये है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कराया जाता है, वो ऑब्जेक्ट को फ्रीज करके वापस कर देता है। फ्रीज के साथ करता है वो, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को राइटेबल वो कर देता है फॉल्स और कॉन्फ़िगरेबल भी कर देता है फॉल्स। ये दो चीजें जब फॉल्स हो गई तो ना उसको राइट कर सकता है और कॉन्फ़िगरेबल की वजह से इन प्रॉपर्टीज को भी फिर वो चेंज नहीं कर सकता कोई। तो वो ऑब्जेक्ट, एक और API था इसके अंदर, मैंने भी इंक्लूड नहीं किया, उसका मकसद ये था कि वो जो है प्रॉपर्टीज को एडिट भी नहीं कर सकते आप, नई प्रॉपर्टीज आप इधर और डाल भी नहीं सकते। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो थी टेम्पर प्रूफ पॉइंट की, ये यहाँ पे दिखाई है कोडिंग में मैंने। एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, वही ऑब्जेक्ट पॉइंट का, आपने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न object.freeze में उसकी कोडिंग लिखी थी। x की वैल्यू इसी तरह से x पास करा दिया, y में आपने इसी तरह से y पास करा दिया। अगर आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चीज चाहिए, कोई नई चीज नहीं चाहिए, आपको इनहेरिटेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको यहीं भी छोड़ दें, आप इसी कोडिंग को इस्तेमाल करें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ये बिल्कुल सही चलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा ये point.prototype से इनहेरिट नहीं करेगा। एक्चुअली जितने भी हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट हो गए या फंक्शन हो गए, वो .prototype की फाइल से जो है ऑब्जेक्ट से जो है इनहेरिट करते हैं तमाम प्रॉपर्टीज अपनी। तो इसमें अगर आप ये पास कराएंगे न्यू ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो हमेशा रिटर्न आएगा फॉल्स, क्योंकि वो इससे इनहेरिटेड नहीं है। इसकी मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगी वो इस तरह होगी कि आपने ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे नया उसी के अंदर, उसको फिर फ्रीज करेंगे, उसके बाद फिर उसको पॉइंट पास कर देंगे। ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा टीडियस है, इसके अंदर बहुत सारी कोडिंग है, बिना वजह की चीज़ें इसके अंदर, हर बार मुझे फ्रीज भी लिखना पड़ेगा, क्रिएट भी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉयलर प्लेट बनाते हैं, जिसका मकसद ये है कि जितनी भी चीज़ें कॉमन आ रही हैं कोडिंग में, उसको हम जनरलाइज फॉर्म एक बनाते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं और उसको फिर आगे पास कर देते हैं। ये कोड रहने दीजिए, खबर आ जाएंगे तो मैं आपको खबर आ गया है। फाइनली वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने डॉट बिल्ड करके, उसके ऊपर फिर हमने 305 की वैल्यू सेव कराई। अब pt.x अगर सेव कराने की कोशिश की जाएगी कि सारी जो प्रेजेंटेशन है सारे ग्रुप्स आप याहू ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप याहू ग्रुप पे आप अपलोड कर लीजिएगा नाम भाई, ताकि सब लोगों को ज्यादा नोट्स न लेने पड़े और दिमाग लगाएं, वरना नोट्स पे सारा टाइम जाया रहता है। अब अगर कोई और असाइनमेंट करने की कोशिश करेगा इसके ऊपर, कोई क्लाइंट अगर एक्सटर्नली कोई चीज डालने की कोशिश करेगा, नई वैल्यू सेव कराने की कोशिश करेगा, तो वो असाइनमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन अभी भी असाइनमेंट साइलेंटली है, एरर जो होगा कॉज का जो फेलियर होगा वो साइलेंटली होगा। अगर आप फिर इंस्टेंस ऑफ पॉइंट डालेंगे तो फिर अब रिटर्न जो होगा ट्रू होगा, क्योंकि अब ये इनहेरिटेड है पॉइंट और प्रोटोटाइप से। एक और को पीछे वाला दिखाइएगा जो आपका ये वाला, ये क्या कर रहा है, जरा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए सर। इसमें ऐसा कि डिफाइन प्रॉपर्टी है, एक नया API इन्होंने लगाया है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप भिजवाते हैं जिससे आप इनहेरिट करवा रहे हैं, जैसे मैं फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप से चाह रहा हूँ ये इनहेरिट करे, तो इनहेरिट से कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट भिजवाऊंगा, उसके बाद स्ट्रिंग भिजवाऊंगा नाम,
जिसके ऑब्जेक्ट नई प्रॉपर्टी का जो मैं नाम रख रहा हूँ, जैसे बिल्ड रख रहा हूँ, मैं बिल्ड स्ट्रिंग में करके लिखाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो पूरा है ये इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का हिस्सा है। एट्रीब्यूट में सबसे पहले वैल्यू थी अपना, सबसे पहले की वैल्यू पे जो था वो वैल्यू का था, जिसमें मैं नया फंक्शन पास करा रहा हूँ। उसके अंदर बाकी जो पिछली की सारी कोडिंग जो थी, क्रिएट करने का, फिर फ्रीज करने का, वो सारा फिर हम वैल्यू में डाल देंगे उसे यहाँ पर। और इसके बाद इसका एट्रीब्यूट मैप लिखा। ये जो एट्रीब्यूट मैप आ रहा है ये आ रहा है आपका यहाँ से, जब इन्यूमरेबल 2 लिखा है, यहाँ से एट्रीब्यूट मैप पास हो रहा है, वो इस पे पास करेगा, वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा डॉट प्रोटोटाइप का, वो दिस डॉट जो पास हो रहा है उसी का प्रोटोटाइप पे इनहेरिट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको फ्रीज कर देगा, उसको फिर आगे पास कर देगा। मुझे परेशानी है आपके लिए नहीं बजा रहा वो, वैसे ही बजाइए। चलिए, स्कोपिंग प्रॉब्लम थी पहले। नेस्टेड फंक्शन जो थे वो उसमें क्या होता था कि स्कोप के बाहर जो थी या स्कोप के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वैल्यू डिफर करती थी। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फू का, इसमें वेरिएबल x, इसमें वैल्यू पास की 8। एक और फंक्शन है बार, जिसके अंदर फंक्शन है बार और वो रिटर्न कर रहा है x। फिर स्कोप से बाहर हमने ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट x की वैल्यू पास कराई 2। अब यहाँ पर रिटर्न x कौन सा x पास करवाएगा? एक्वास्क्रिप्ट 3 में ये फू पास करा रहा था, जो कि एडिटोरियल मिस्टेक थी, मेरे इसके प्रॉब्लम थी, जिसको अब ठीक किया गया और अब जाके एक्वास्क्रिप्ट 3 में ये 8 पास कराएगा। इस तरह की ये थोड़ी डिसइंफेक्शन वगैरह की थी इन्होंने, 2-3 चीजें वगैरह ठीक की हैं इसके अंदर। अच्छा, फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन, क्या चीज? फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन यूज होता है। फंक्शन नेस्टेड फंक्शन इसके अंदर। चलिए, स्ट्रिक्ट मोड। अब बात वही आई थी पॉइंट डॉट एक्स पर, जब हमने फू जो से पास किया था फ्रोजन ऑब्जेक्ट में, वो फेल तो हुआ है, लेकिन अब फेल वो किस तरह से हो रहा है? एक्वास्क्रिप्ट 3 में और एक्वास्क्रिप्ट 5 के नॉन स्ट्रिक्ट वर्जन में फेलियर जो था वो साइलेंटली होता है। वही बात हो गई, फेल होता है वो फिर एज्यूम कर रहा है कि हो गया है और फिर एग्जीक्यूशन अपने आप चलती रहती है। जबकि एक्वास्क्रिप्ट 5 के स्ट्रिक्ट कोड में जब भी कोई फेलियर होगा असाइनमेंट का, कोई भी एरर क्रिएट होगा उस क्लॉज में, तो उसको फिर वो एरर थ्रो करेगा। वो एरर का ट्राई और कैच के जरिए पकड़ सकते हैं, उसको फिर आगे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे होंगे? ये कोड यूज डायरेक्टिव दिखाया जाता है। यूज डायरेक्टिव स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में लिखते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, यूज स्ट्रिक्ट, और उसके बाद नीचे जितनी भी कोडिंग होगी वो सारी स्ट्रिक्ट प्रोग्राम बन जाएगा, सारी स्ट्रिक्ट कोडिंग हो जाएगी। अगर कोई फंक्शन बनाना है तो फंक्शन स्ट्रिक्ट करना है, तो फंक्शन डिक्लेयर करके स्टार्टिंग में आपने यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया। अब वो जितना कोड है, मतलब पहला ब्लॉक जो है कर्ली ब्रैकेट से लेकर लास्ट कर्ली ब्रैकेट तक, वो पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट कोड हो जाएगा। एक्वास्क्रिप्ट 3 में जब तक कंपैटिबिलिटी का इशू चल रहा है, अगर आप यूज डायरेक्टिव स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव इस्तेमाल भी करते हैं तो एक्वास्क्रिप्ट 3 में इसको नो ऑफ की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब उसको देखेगा कि डमी कोई भी नहीं